Good morning, students. In the previous sessions, we have already discussed about third types of forms of business organization, which is known as partnership. Today, we are going to start our fourth forms of business organization, which is known as cooperative organization. आज हम हमारी नई टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं और जो फोर्थ नंबर की हमारी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं वो है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का मतलब, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन से आपको एक वर्ड याद आ रहा होगा, कॉपरेशन। कॉपरेशन का मतलब क्या होता है? कॉपरेशन का मतलब एक दूसरे की मदद करना, ये कॉपरेशन होता है। तो यहाँ पर एक दूसरे की ही मदद करना या इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव होता है। मेन मोटिव मतलब मेन जो ऑब्जेक्ट होता है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का, वो होता है एक दूसरे की मदद करना, ना कि प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट कमाना कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स ऑफ जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनका मोटिव जो है प्रॉफिट कमाना नहीं होता। उनका जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है? एक दूसरे की मदद करना। जो मेन मोटिव होता है वो सर्विस प्रोवाइड करना होता है, लोगों की मदद करना होता है, प्रॉफिट कमाना नहीं, इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन का। अब हम इसको पढ़ लेते हैं, या मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो एक हाउसिंग सोसाइटी है। अब वो हाउसिंग सोसाइटी जो है वो शहर से काफ़ी दूर है। अब शहर से काफ़ी दूर होने की वजह से उनको जो है वो रोज़मर्रा के सामान की ज़रूरत पड़ती है। अब वो सामान लेने के लिए उनको जो है वो रोज़ शहर का चक्कर लगाना पड़ता है, तो वो डिस्टेंस जो है वो काफ़ी डिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से उनका जो टाइम है वो काफ़ी वेस्ट होता है। और शहर से दूर होने की वजह से वो वहाँ बार बार वहाँ पर आ भी नहीं सकते सामान वगैरह लेने के लिए। तो उसी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मेंबर्स मिलकर क्या कर लेते हैं, एक शॉप वगैरह या एक सोसाइटी को क्रिएट कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक शॉप डाल देते हैं, उस शॉप के अंदर जो भी ज़रूरत है के सामान है वो शॉप्स के अंदर उन्होंने लाके डाल दिए। अब ये जो शॉप्स खोली जाती है उसी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं उनके पैसों से वो शॉप्स खोली जाती है। और उसी बिल्डिंग के अंदर से मान लो कोई एक दो पर्सन ऐसा था जो बेरोज़गार था, तो उसको उस शॉप्स के अंदर हम बिठा देते हैं। तो ये होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब जो शॉप हमने खोली है वो शॉप हमने हमारी ज़रूरतों के लिए खोली है, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं खोली। इसलिए बोला जाता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मेन मोटिव होता है वो सर्विस प्रोवाइड करना होता है, लोगों की मदद करना होता है, ना कि प्रॉफिट कमाना। अब इसको पढ़ लेते हैं हम। ए कोऑपरेटिव बिजनेस इज़ अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। इन दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस द मेन मोटिव ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू प्रोवाइड म्यूचुअल हेल्प, नॉट टू अर्न प्रॉफिट। ये भी एक अलग तरीके का बिजनेस होता है। और क्योंकि हमने अभी शुरुआत में सीखा था कि ये इस तरीके के बिजनेस होते हैं जहाँ पर जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता। यहाँ पर जो मेन मोटिव होता है म्यूचुअल हेल्प। म्यूचुअल हेल्प का मतलब एक दूसरे की हेल्प करना यहाँ पर जो होता है मेन मोटिव होता है। उसके बाद अगला पैराग्राफ में लिखा हुआ था, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन। वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब यहाँ पर जो भी लोग जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स बनते हैं वो अपनी इच्छा से आकर इस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स बनते हैं। उनको कोई फोर्स नहीं करता कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनो। ए मिनिमम फॉर 10 पर्सनस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। कम से कम आपको अगर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनानी है तो उसके लिए आपको 10 लोगों की आवश्यकता होगी। बिना 10 लोगों के आप कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं खोल सकते। और जो द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज़ कंपलसरी। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी होता है, मतलब आपको कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंदर आपको इसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। जैसे कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, उसी तरीके से कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का भी रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी होता है। एंड द कैपिटल ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर ओनली इन द फॉर्म्स ऑफ शेयर कैपिटल। और जो कैपिटल जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर लगाते हैं, मतलब जो भी लोग जो मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी को लगाते हैं, तो वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसके अंदर। और जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो शेयर कैपिटल की फॉर्म में होता है। जैसे कि हमने देखा कि कंपनी की जो कैपिटल होती है वो शेयर कैपिटल की फॉर्म में होती है। उसी तरीके से कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर जो भी पैसा जो उस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लगाते हैं वो भी शेयर कैपिटल की फॉर्म में होता है।
अब उसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा वो है फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के पहला जो फीचर है वो है हमारा वॉलेंट्री एसोसिएशन। वॉलेंट्री एसोसिएशन का मतलब जब वो एक साथ मिलकर काम करते हैं या एक साथ आते हैं किसी भी काम को करने के लिए, और वॉलेंट्री का मतलब अपनी इच्छा से। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ वॉलेंट्री एसोसिएशन, मतलब इसके अंदर जो भी लोग मिलकर काम करते हैं वो अपनी इच्छा से इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनते हैं। एनी पर्सन कैन ज्वाइन द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इफ़ शी हैज़ कॉमन इंटरेस्ट। कोई भी व्यक्ति चाहे तो वो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकता है अगर उसका भी इंटरेस्ट या उसका भी ऑब्जेक्ट वो है जो बाकी दूसरे लोगों का है, जैसे कि एक दूसरे की मदद करना। अब हमने देखा कि जब चाहे कोई भी पर्सन इसको ज्वाइन कर सकता है, उसी तरीके से अगर कोई पर्सन कोऑपरेटिव सोसाइटी को छोड़ के जाना चाहता है तो वो अपनी मर्ज़ी का मालिक है, तो वो अपनी मर्ज़ी से उसको जैसे ज्वाइन कर सकता है, तो उसी तरीके से वो अपनी मर्ज़ी से कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के भी जा सकता है। एग्जांपल दे रखा है, एनी फार्मर कैन ज्वाइन द एग्रीकल्चरल सोसाइटी। एग्रीकल्चर सोसाइटी का मतलब देखो, कुछ फार्मर्स ने मिलकर क्या कर लिया, एक सोसाइटी बना ली, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली फार्मर्स ने मिलकर। और जो सोसाइटी उन्होंने बनाई है जो भी गरीब फार्मर है उनके बेनिफिट के लिए। मान लो कि उन फार्मर को अगर पैसों की ज़रूरत पड़ी तो 10-12 उसी गांव के लोगों ने मिलकर एक सोसाइटी बना रखी है, और उस सोसाइटी का उन्होंने ऑब्जेक्ट रख रखा है अगर हमारे गांव में अगर कोई सा भी ऐसा व्यक्ति है, कोई सा भी ऐसा इंसान है जो गरीब है, तो हम क्या करेंगे, सोसाइटी उसको जो है लोन प्रोवाइड कराएगी। और जो लोन सोसाइटी उसको प्रोवाइड कराएगी वो एक बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर प्रोवाइड कराएगी। अगर बैंक से हम कंपेयर करें तो बैंक से भी कम रेट पर वो ब्याज लेगी उनसे, ठीक है। दूसरा जो हमारा फीचर है वो है इक्वल वोटिंग राइट्स। इक्वल वोटिंग राइट्स का मतलब कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के जो भी मेंबर्स होते हैं उनके पास जो भी वोटिंग राइट्स होता है वो इक्वल होता है। इक्वल का मतलब कि मान लो एक तो ऐसा मेंबर है जिसने 1 लाख रुपए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लगाया है, और एक ऐसा मेंबर है जिसने खाली 10,000 रुपये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में लगाया। या फिर ये देख लेते हैं, एक ऐसा मेंबर है जिसके पास कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के 10,000 शेयर है, और एक ऐसा मेंबर है जिसके पास कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के खाली 100 शेयर है। तो दोनों के पास ही जो है एक एक वोट करने का ही राइट है। वो भी एक वोट दे सकता है अगर कंपनी के कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की कोई मीटिंग होती है, मीटिंग के अंदर उनको वोट देना होता है। तो जब मीटिंग होगी और वोट देने की बारी आएगी तो जिसके पास 10,000 शेयर्स हैं उसके पास भी एक ही वोट होगा देने के लिए, और जिसके पास 1,000 शेयर या 100 शेयर है उसके पास भी एक ही वोट होगा देने के लिए। अब हम कंपनी की बात करते हैं। कंपनी में क्या होता है कि जिसके पास ज़्यादा शेयर कैपिटल है, जिसके पास ज़्यादा शेयर है, उसके पास ज़्यादा वोटिंग राइट होता है। जैसे कि मान लो रिलायंस इंडस्ट्री है, रिलायंस इंडस्ट्री में ज़्यादातर जो शेयर्स हैं वो मुकेश अंबानी के हैं, तो वहाँ पर ज़्यादातर डिसीजन लेने का या वोट देने का जो राइट है वो किसका होता है, मुकेश अंबानी का होता है। लेकिन ऐसा कोऑपरेटिव सोसाइटी में नहीं होता। हमें फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास कितने भी शेयर्स हो, लेकिन जितने भी शेयर्स हो आप खाली कितना वोट दे सकते हो, एक ही वोट दे सकते हो। तो कहने का मतलब यहाँ पर सभी मेंबर्स के पास क्या होता है, इक्वल वोटिंग राइट्स होता है, भले से उन्होंने कितनी भी कैपिटल क्यों ना लगाई हो। ऑल द कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबर्स, यहाँ पर मेंबर्स लिख लेना, मेंबर्स नहीं लिखा हुआ, गेट ओनली वन राइट इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम। उन सभी के पास एक ही राइट होता है भले से उन्होंने कितनी भी कैपिटल क्यों ना लगा रखी हो। द रिच पर्सन बाय टेकिंग मोर शेयर कैन नॉट डिक्टेट देयर टर्म्स। अगर कोई रिच पर्सन है और उसने कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज़्यादा शेयर्स कर लिए तो वो उन सभी मेंबर्स के ऊपर अपना रूल्स या अपने ऑर्डर्स नहीं थोप सकता, क्योंकि उसके पास भी एक वोटिंग राइट है और बाकियों के पास भी एक वोटिंग राइट है। एनी पर्सन हु हैव 1000 शेयर्स एंड हु हैज़ 10 शेयर्स विल गेट 1 वोटिंग राइट ओनली। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास 1000 शेयर है और एक ऐसा इंसान जिसके पास 10 शेयर है, तो दोनों के पास ही एक वोटिंग राइट्स करने का अधिकार है, एक ही वोटिंग राइट है दोनों के पास। तीसरा जो है म्यूचुअल हेल्प। म्यूचुअल हेल्प का मतलब होता है एक दूसरे की मदद करना। तो हमने पहले ही देखा था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बनाई जाती है वो इसलिए बनाई जाती है ताकि एक दूसरे की मदद की जा सके। इसलिए यहाँ का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाने का वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता। यहाँ पर जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो एक दूसरे की मदद करना होता है। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव जो हो सकता है वो हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट कमाना हो सकता है, लेकिन जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो म्यूचुअल हेल्प करना होता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ टू प्रोवाइड म्यूचुअल हेल्प, एक दूसरे की मदद करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। टू इट्स मेंबर नॉट टू अर्न प्रॉफिट, पैसा कमाना नहीं होता। अर्निंग प्रॉफिट इज़ द सेकेंडरी मोटिव, पैसा कमाना ये इसका सेकेंडरी मोटिव होता है। एंड नॉट द मेन मोटिव ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, मेन मोटिव नहीं होता।
सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है? सेपरेट लीगल एंटिटी, क्योंकि हम जानते हैं कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। अगर आप कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसका एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और जैसे ही आप उसका रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को एक अलग पहचान मिल जाती है, और इसको ये पहचान देता है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्ट। अब कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो भी प्रॉपर्टी या कुछ भी सामान वगैरह है किसी भी थर्ड पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट करेगी तो अपने नाम से करेगी, उसके मेंबर के नाम से नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि अब इसको एक अलग पहचान मिल चुकी है। ठीक है। इट इज़ कंपलसरी फॉर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन टू गेट इटसेल्फ रजिस्ट्रेशन अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। ये हर ऑर्गेनाइजेशन, ये हर कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप को कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड करवाए। आफ्टर रजिस्टर्ड, जैसे ही उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन गेट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, तो उसको एक अलग पहचान मिल जाती है, विच मीन्स द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज़ कंसिडर्ड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। जिसका मतलब कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको अपने मेंबर से अलग माना जाएगा। वो इट कैन बाय एंड सेल प्रॉपर्टी, बाय नहीं BUY बाय होगा। इट कैन बाय एंड सेल्स प्रॉपर्टी ऑन इट्स ऑन नेम। वो चाहे, अब जैसे ही उसके नाम से रजिस्ट्रेशन हो गया तो उसकी अलग पहचान होगी, तो जो भी प्रॉपर्टी वगैरह करेगी, खरीदेगी, बेचेगी या फिर किसी भी तरीके किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर होगी तो वो अपने नाम से ही एंटर होगी। द डेथ, इंसॉल्वेंसी एंड इनकैपेबिलिटी ऑफ एनी मेंबर डज नॉट इफेक्ट इट्स बिजनेस। अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है या फिर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, इंसॉल्वेंट का मतलब कि जब उसके एसेट्स यानी उसकी संपत्तियाँ कम पड़ जाएँ उसकी लाइबिलिटीज़ से, लाइबिलिटीज़ का मतलब देनदारी उसकी ज़्यादा हो जाए और उस देनदारी को चुकाने के लिए उसके पास जो भी प्रॉपर्टी वो कम पड़ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या हो जाते हैं? इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। तो अगर किसी भी मेंबर्स की डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, इनकैपेसिटी हो जाती है, तो उससे उस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बिज़नेस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस का मतलब क्या है? देखो, यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई प्रॉफिट भी कमाए तो हम उसको प्रॉफिट नहीं कहेंगे, उसको क्या कहते हैं? हम सरप्लस कहते हैं। क्यों कहते हैं उसको सरप्लस? क्योंकि यहाँ पर मेन मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता। अब जो भी सरप्लस है या जो भी प्रॉफिट जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ने कमाया, ठीक है, मेन मोटिव हमने म्यूचुअल हेल्प तो करी, म्यूचुअल हेल्प के अलावा करने के बावजूद भी अगर हमें थोड़ा बहुत सरप्लस बच जाता है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता है, तो वो प्रॉफिट जो है ऐसा नहीं कि जिसने ज़्यादा पैसा लगाया उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जिसने कम लगाया उसको कम पैसा मिलेगा। नॉर्मली तो क्या होता है कि जो ज़्यादा पैसा लगाता है उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, जो कम पैसा लगाता है उसको कम प्रॉफिट मिलता है। लेकिन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के केस में ऐसा नहीं है। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के केस में क्या होता है कि वो पर्सन जिसने कोऑपरेटिव सोसाइटी से सबसे ज़्यादा डील करी हो, जिसने सबसे ज़्यादा लेन देन करी हो, उसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, और जिसने कम लेन देन करी हो उसको कम प्रॉफिट मिलता है। तो यहाँ पर सरप्लस को ऐसे बांटा जाता है, जिसने सबसे ज़्यादा सामान को ख़रीदा होगा, बेचा होगा, सामान को ख़रीदा वगैरह होगा तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है, और जिसने कम ख़रीदा होगा तो उसको कम प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है। तो इस तरीके से कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉफिट को बांटा जाता है। The profit of cooperative society is not distributed in the ratio of capital contributed by each member। कि cooperative organization के अंदर जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट को हम इस आधार पर नहीं बांटेंगे कि किसने कितना कितना कैपिटल लगाया, लेकिन हम इसको कैसे बांटेंगे? अकॉर्डिंग टू द डीलिंग्स ऑफ मेंबर, कि किस मेंबर ने कितनी कितनी डीलिंग करी है उस आधार पर हम इस प्रॉफिट को बांटेंगे। ए मेंबर विथ लेस कैपिटल गेट मोर शेयर इन द प्रॉफिट बाय हैविंग मोर ट्रांजैक्शन और डीलिंग विद द ऑर्गेनाइजेशन। अब मान लो कोई ऐसा इंसान है जिसने कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पैसा कम लगाया है, लेकिन उसने ज़्यादातर डील करी है, सबसे ज़्यादा डील करी है उसने कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा डील करी है इसलिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी उसी को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट जो बढ़ता है वो डीलिंग के आधार पर बढ़ता है कि नंबर ऑफ़ डील कितनी करी है आपने। तो ये तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के फीचर। उसके बाद जो अगला जो टॉपिक है हमारा कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का वो है मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी या मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। क्या क्या इसके फ़ायदे हैं? सबसे पहला जो फ़ायदा है इसका वो है इजी फॉर्मेशन। इजी फॉर्मेशन का मतलब कि जब आप कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्रिएट करते हो तो आपको ज़्यादा कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ की करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको क्या करना होता है? आपको खाली 10 मेंबर की रिक्वायरमेंट है, आपको खाली 10 मेंबर चाहिए, और आपको क्या करवाना पड़ता है? खाली एक रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना पड़ता है। जैसे ही आप ये दो काम कर लेते हैं, आप क्या कर लेते हो? कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट कर लेते हो। आपको कोई इसके अलावा कोई दूसरे कामकाज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखते हैं कंपेयर टू फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कंपनी के फॉर्मेशन, कंपनी से अगर हम कंपेयर करें तो
कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाना ज़्यादा आसान है, क्योंकि एनी 10 पर्सन कैन वॉलंटरी फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। 10% ही चाहिए हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाने के लिए, और 10% जैसे ही आपसरी में अपनी इच्छा से तैयार हो जाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाने के लिए, तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट कर सकते हैं। और उनको इसके अलावा क्या करवाना पड़ता है, उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर। फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी आल्सो डज नॉट इन्वॉल्व लॉन्ग टर्म एंड कॉम्प्लिकेटेड लीगल फॉर्मेशन, और आपको कोई लीगल या फिर लंबी कोई कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करने के लिए। खाली आपको एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और 10 लोगों की आवश्यकता होती है। जैसे ही दोनों रिक्वायरमेंट आप पूरी कर देते हैं, आप कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, चला सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा जो है हमारा, वह है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो भी देनदारी होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स की, वो कैसी होती है, लिमिटेड होती है। लिमिटेड का मतलब कि मान लो अगर उन्होंने जितना उनका शेयर या जितना पैसा उन्होंने कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, उतनी ही वो क्या होती है, उनकी लायबिलिटी होती है। अब वो पार्टनरशिप के केस में या सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में हमने ये देखा था कि इन केस अगर किसी बिज़नेस, अगर आप जो बिज़नेस कर रहे हो उस बिज़नेस के अंदर लॉस हो जाता है, तो उस लॉस की भरपाई करने के लिए आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी तक भी बेची जा सकती है। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में क्या होता है कि मान लो उस मेंबर्स का जितना शेयर्स है, उसने अगर 10,000 रुपये लगा रखे हैं किसके अंदर, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, तो कोई क्रेडिटर्स अगर कोई डिमांड भी करेगा, उससे कोई लेनदार आएगा भी, तो खाली कितने के लिए डिमांड कर सकता है, 10,000 तक के लिए ही डिमांड कर सकता है। 10,000 से ज़्यादा के लिए वो डिमांड नहीं कर सकता। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के केस में जो मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है वो कैसी होती है, लिमिटेड होती है। लिमिटेड से मतलब जितना उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है उतनी ही उनकी लायबिलिटी होती है। उसके बाद अगला क्या है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब ये होता है कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कभी रुकती नहीं, वो हमेशा चलती रहती है। कब तक चलती रहती है, कैसे चलती रहती है कि मान लो कि हमारा जो पार्टनरशिप का देखा था हमने, या सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में देखा था, अगर किसी पार्टनर की या सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती थी तो उसका फ़र्क पूरे बिज़नेस पर पड़ता था, और बिज़नेस जो है वो बंद हो भी सकता था, बिज़नेस बंद हो जाता था एक तरीके से, हमने ये देखा था। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में ऐसा नहीं। अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है या कोई मेंबर कोऑपरेटिव सोसाइटी को छोड़ के जाना चाहता है, तो इससे कोऑपरेटिव सोसाइटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमेशा कंटिन्यू चलती रहेगी। मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, इट विल नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। मेंबर्स आ सकते हैं, मेंबर जा सकते हैं, इससे कोऑपरेटिव सोसाइटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद अगला जो है वो है सोशल वेलफेयर, या फिर म्यूचुअल हेल्प बोल सकते हैं, या फिर सर्विस मोटिव बोल सकते हैं। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मोटिव होता है, वो अब सबने जाना है, देखा है कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है। उसका जो मेन मोटिव होता है वो म्यूचुअल हेल्प करना होता है, लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड कराना होता है, लोगों की मदद कराना होता है, ना कि प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट कमाना कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑब्जेक्ट नहीं होता। उसके बाद पांचवा जो हमारा मेरिट्स है वो है ओपन मेंबरशिप। ओपन मेंबरशिप का मतलब ये होता है कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी मेंबर आ सकता है, जा सकता है। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप हर इंसान के लिए खुली हुई है, भले से वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म का क्यों ना हो। कोई भी पर्सन चाहे तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकता है, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। लास्ट जो हमारा मेरिट्स है वो है इक्वल वोटिंग राइट्स। जैसा कि हमने फीचर्स में पढ़ा था कि कितना भी पैसा उन्होंने क्यों ना लगा रखा हो, सभी इंसान के पास कैसा राइट होता है, इक्वल वोटिंग राइट होता है। जिसने 10,000 शेयर्स खरीद रखे हैं उसके पास भी एक वोटिंग राइट्स, और जिसने 1,000 शेयर खरीद रखे हैं उसके पास भी एक सिंगल वोटिंग राइट। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर सभी इंसानों के पास कितने वोटिंग राइट्स होते हैं, सिंगल वोटिंग राइट होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय देम। फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कितनी कैपिटल बिजनेस के अंदर लगा रखी है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या क्या उसकी कमियां हैं, क्या क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं। पहला जो डिसएडवांटेजेस है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का वो है वीक मैनेजमेंट सिस्टम। वीक मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो लोग भी आपके बिजनेस को संभालते हैं उनको मैनेजमेंट के अंदर वो आपके कंसिडर्ड किए जाते हैं। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का जो सिस्टम होता है वो कैसा होता है, वीक होता है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी को संभालने की जिम्मेदारी, उसको मैनेज करने की जिम्मेदारी हम क्या करते थे कि कोऑपरेटिव
उस हाउसिंग सोसाइटी की कुछ मेंबर होते हैं, उनको जिम्मेदारी की दे देते हैं कि आप जो है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो है वो संभालेंगे, आप चलाएंगे इसको। अब जिन भी लोगों को हमने जिम्मेदारी दी है उसको संभालने के लिए, वो ऐसे बंदे नहीं होते जिनके पास कोई मैनेजमेंट की डिग्री हो या फिर एमबीए वगैरह कर रखा हो या फिर कोई प्रोफेशनल हो या फिर कोई क्वालिफाइड पर्सन। ये ऐसे पर्सन नहीं होते हैं, इनको बिज़नेस की नॉलेज वगैरह कम होती है और इसलिए ये बिज़नेस को इतनी एफिशिएंट तरीके से मैनेज नहीं कर पाते। इसलिए मैनेजमेंट की या प्रोफेशनल की हमेशा जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो है वो कमी रहती है। यहाँ का मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो कम वीक होता है, क्योंकि एक तो होता है मैनेजर, जिसने मैनेजर वो एमबीए कर रखा हो, मैनेजर की डिग्री ले रखी हो, प्रोफेशनल हो, तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक अच्छे तरीके से संभाल सकता है, चला सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास ना तो कोई मैनेजमेंट की डिग्री है, ना ही कोई प्रोफेशनल है, और आपने उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी को चलाने के लिए दे दिया, तो वो क्या करेगा, उसको इतना इनफेक्टिव तरीके से नहीं चला पाएगा। इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो मैनेजमेंट होता है, उसका जो मैनेजमेंट होता है वो कैसे होता है, वीक होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, वीक होता है। दूसरा जो होता है वो है लो प्रोडक्शन का मतलब, दूसरा जो डिसएडवांटेज है वो है लो प्रोडक्शन का मतलब कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर हम सब जानते हैं कि जो भी मैनेजमेंट चलाने वाले लोग हैं वो इतने एफिशिएंट नहीं हैं, उनके पास इतनी स्किल, इतनी नॉलेज नहीं है। इसलिए वो क्योंकि उस बिज़नेस को अच्छी तरीके से नहीं संभाल पाते, चला पाते, मैनेज कर पाते, इसलिए जो प्रोडक्शन होता है वो भी कैसा होता है, कम होता है। तीसरा जो इसका डिसएडवांटेजेस है वो है हमारा करप्शन का मतलब आप सब जानते हैं भ्रष्टाचार कैसे होता है यहाँ पर। कई बार जो होता है ना, जो मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, वैसे तो उनका जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना होता है, लेकिन कई बार उनका जो मोटिव होता है वो पैसा कमाना भी हो जाता है। अब पैसा कमाना इनका मेन मोटिव होता रहता है, इस वजह से जो है यहाँ पर जो है कई बार करप्शन के भी चांसेस जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं, और इसकी वजह से कई बार जो है मेंबर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है, विवाद भी हो जाता है। उसके बाद अगला जो है वो है हमारा लेक ऑफ सिक्रेसी का मतलब कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो भी बिजनेस अफेयर्स होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन सीक्रेट नहीं होती, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को जो है अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, अपने अकाउंट्स वगैरह, अपनी एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह जो है वो क्या करवानी पड़ती है, ऑडिट वगैरह करवानी पड़ती है। इसलिए जो ऑडिट जब वो करवाती है तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या हो जाते हैं, पब्लिकली आ जाते हैं सामने। इसलिए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के जो भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होते हैं या बिजनेस जो अफेयर्स होता है वो इतना सीक्रेट नहीं होता। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज़ टू सबमिट इट्स एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट्स विद द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है उसको अपनी एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह, एनुअल रिपोर्ट का मतलब साल के दौरान जो रिपोर्ट भेजी जाती है, और अपने जो अकाउंट्स वगैरह होते हैं वो रजिस्ट्रार जो होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का उसके पास भेजने पड़ते हैं ऑडिट वगैरह के लिए। इसलिए ये कई बार डिफ़िकल्ट बन जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कि वो अपने इन डॉक्यूमेंट्स को या अपने इस बिज़नेस अफेयर्स को सीक्रेट रख सके। उसके बाद क्या है, लेक ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट। द सक्सेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी डिपेंड्स अपॉन इट्स मेंबर। कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो सक्सेस है वो किस पे डिपेंड होता है, उसके मेंबर्स पे। अगर उसके मेंबर्स जो हैं आपस में मिलकर काम करेंगे, कोऑपरेटिव होकर काम करेंगे, तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अच्छी तरीके से रन करेगी, अच्छी तरीके से चलेगी। लेकिन अगर ये स्पिरिट, अगर वो आपस में मिलकर काम नहीं करेंगे, अलग अलग होकर काम करेंगे, तो इसका फ़र्क क्या होता है, पूरी बिजनेस पर देखने के लिए मिलता है। और इसका मतलब कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में कई बार जो होता है वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है उसके मेंबर्स के बीच में, और जब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को रन करना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए कई बार जो होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स जो होते हैं वो इनकोऑपरेटिव पाए जाते हैं, उनके बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है कई दफ़ा, जिसकी वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटी को रन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये थे हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब, उसके फीचर्स, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स। आगे हम पढ़ेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी कितने टाइप्स की होती हैं।